नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे चोला किंगडम के बारे में कि हमने पढ़ा था कि चोला किंगडम कैसे विस्तार हुआ है। एक छोटे से किंगडम से कैसे एम्पायर के रूप में वो डेवलप हुआ और विजयालय के बाद से राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और कैसे इन्होंने गंगा घाटी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे राजेंद्र प्रथम ने अपनी मजबूत जल सेना के दम पर श्रीलंका से लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब हम बात करते हैं जब ये एम्पायर स्थिर हो गया तो कैसे इस एम्पायर के जो रूलर्स हुए कैसे उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी को डेवलप किया और वहाँ पर क्या क्या क्राफ्ट डेवलप हुए। तो इस क्राफ्ट को जानने के लिए हम बात करेंगे स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, आलिशान भव्य मंदिर और पीतल की मूर्ति कला के बारे में, जो कि चोल साम्राज्य की विशेषता थी, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमने देखा था कि किस प्रकार विजयालय ने जो तंजावुर था, तंजावुर को अपना राजधानी बनाया तंजावुर को, और उसमें एक बड़ा सा विशाल मंदिर बनवाया जिसका नाम था निशुम्भ सुदनी मंदिर। वो टेम्पल का नाम था जो माँ दुर्गा माता के को डेडिकेटेड था। उसके बाद से राजेंद्र प्रथम ने मैंने कैसे बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे उन्होंने गंगा वैली पर रेड किया, हमला किया, वहाँ पर अभियान चलाया और गंगई कोट चोलापुरम नामक एक नया नगर की स्थापना की और यहाँ भी विशाल महादेव जी का मंदिर बनवाया, टेम्पल डेवलप किया। तो ये जो टेम्पल थे देयर वर नॉट ओनली सेंटर फॉर वर्शिप, केवल पूजा के केंद्र नहीं थे। देयर वर सेटल अप हब, एक बड़ा सा केंद्र स्थापित के रूप में स्थापित हो रहे थे, एक हब के रूप में, जहाँ पर इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल तीनों जो फीचर्स थे वो यहाँ पर डेवलप हो रहे थे इस टेम्पल के किनारे। वो पूछे कैसे हो रहे थे, तो जो टेम्पल होते थे, टेम्पल के आसपास, टेम्पल किसी भी सेटलमेंट के केंद्र में हो जाता था। एक जो मंदिर, जो जितने मंदिर बने थे बड़े बड़े मंदिर, वो बस मानव बस्तियों के केंद्र में मंदिर होते थे। और इस टेम्पल के केंद्र में होने के कारण जो भी उससे संबंधित जो गतिविधियाँ थीं वो अन्य क्षेत्रों के सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल, ये तीनों गतिविधियों को एक बूस्टअप करती थी, एक बेस बनती थी। इनके इस टेम्पल के एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग और सारी जो गतिविधियाँ वहाँ पर डेवलप हो रही थी, यानी कि मंदिर के आसपास बस्तियाँ बसने लगी थी और इन बस्तियों में वेरियस टाइप ऑफ द पीपुल एंड द ग्रुप ऑफ द पीपुल यहाँ पर रहते थे। कई प्रकार के, चाहे वो किसान हो या माला बनाने वाले हों या वो ज्वेलरी काम करने वाले हों, सराय हो जहाँ पर लोग रुकते हो दर्शन करने, पूजा करने के लिए आते समय। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके आसपास बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, पूजा पाठ होते हैं, लोग दुकानें होती हैं, प्रसाद की दुकानें होती हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकानें होती हैं। लोग अपने उस तीर्थ स्थल पर आने के मौके पर थोड़ा शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे ही ये जो टेम्पल डेवलप हो रहे थे, इन टेम्पल के डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारी इकोनॉमिकल और सोशल गतिविधियाँ भी इनके साथ स्थापित हो रही थी। और ये क्या हो रहे थे, ये जो मंदिर थे वो सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, शिल्प कला के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे थे। आप जाइए मदुरई में बड़ा सा नक्शेबंद टेम्पल है वहाँ पे, लेकिन मदुरई की एक पहचान क्या है, मदुरई सिल्क से है। वहाँ पर मदुरई सिल्क के नाम से वहाँ का जो वस्त्र उद्योग है जाना जाता है। साड़ियाँ, जैसे आप बनारस जाइएगा, बनारस का शिव मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर, लेकिन वहाँ पर एक और उद्योग डेवलप हुआ है बनारसी साड़ियों का, बनारसी सिल्क का एक ब्रांड है अपना। तो इस प्रकार और उस समय भी इन मंदिरों के आसपास ये सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन डेवलप हो रहे थे बहुत सारे आर्टिजन, शिल्पकार, क्राफ्ट पर्सन वहाँ पर रहते थे। इन मंदिरों के आसपास जो व्यवस्था थी, जो बस्ती डेवलप हो रही थी, वहाँ पर बहुत सारे कलाकार और शिल्पकार भी वहाँ पर रहते थे। और मिट्टी के मूर्तियाँ बनाना, पीतल की मूर्तियाँ बनाना और तमाम सारे चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बनाना, कपड़े का काम होता था।
बहुत कुछ चीज़ें डेवलप यहाँ पर हो रही थी। और इन मंदिरों के देखभाल के लिए, इन मंदिरों की आय के लिए जो उस समय के शासक थे वो लैंड ग्रांट करते थे, भूमि अनुदान करते थे, चाहे वो शासक हों या बड़े बड़े व्यापारी होते थे, तो अपने मनौतियों के बदले में या अपनी मन्नत पूरी होने के बदले में या अपने ऐश्वर्य को, अपने धन संपदा को दिखाने के लिए या समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, तो गेट द रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी बाय द पीपल्स, तो करने के लिए वो लोग क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे। और लैंड ग्रांट करते थे, लोग धन भी दान करते थे, संपत्ति दान करते थे। और ये जो लैंड ग्रांट करते थे, तो ये जो लैंड होता था, जो भूमि अनुदान प्रदान मिलता था मंदिर को, इस भूमि अनुदान में कोई भगवान जी तो खुद तो खेती करने आएंगे नहीं, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे मंदिर की देखभाल के लिए, चाहे पुजारी हो या जो डांस करते थे भगवान के आयोजन पे, जो मंदिर के विशेष आयोजन जो डांसर होते थे, या मंदिर की व्यवस्था जो लोग देखते थे, वो लोग इस भूमि के अनुदान से प्राप्त भूमि से खेती करते थे। और जो दान होता था, ये दान और खेती से होने वाली आय, क्या खर्च क्या होता था, टू मेंटेन द टेम्पल्स और मेंटेनिंग द स्पेशलिस्ट। तो जो लोग यहाँ पर रहते थे, चाहे पुजारी हो, चाहे माला बनाने वाला हो, भोग लगाना वाले हो, सफाई करने वाले लोग हों, और चाहे वो डांसर लोग हों, झाड़ू लगाने वाले स्वीपर लोग हों, इन सबके जीवन यापन के लिए इस लैंड ग्रांट, इस लैंड से जो ग्रांट होती थी, उसके उत्पादन से इन सब का खर्चा चलता था। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे, वो मंदिर अब वहाँ के आसपास जो बस्तियाँ डेवलप हो रही थी, उसके केंद्र के रूप में ये मंदिर डेवलप हो रहे थे। और इस मंदिर के से जुड़ी हुई तमाम सारी गतिविधियाँ भी डेवलप हो रही थी। मंदिर के अंदर सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, ये वहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिल्प के उत्पादन का केंद्र बन रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते थे और विभिन्न प्रकार के उत्पाद करते थे, ताकि वहाँ पर जो दर्शन करने आते थे वो दान देते थे। लैंड ग्रांट मिलता था इनको, लैंड ग्रांट और जो भी दान मिलता था, डोनेशन मिलता था, उससे वहाँ मंदिर के देखभाल में लगे रहने वाले लोगों की आजीविका का पालन पोषण होता था। अब अगले वीडियो में बात करते हैं ब्रोंज स्कल्पचर की, पीतल की बनी मूर्ति कला की। पीतल की मूर्ति कला जो वहाँ पर चोल साम्राज्य की विशेषता थी, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं।